हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सिद्धार्थ वाजपेयी और आप सबका फिर से स्वागत है एक बार रैंक सिक्योर आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज आपको देनी है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि रैंक अनअकैडमी प्लस के 3 नए बैचेस जो हैं फिर से स्टार्ट हो रहे हैं और डेट क्या है 20 जुलाई। 20 जुलाई से अनअकैडमी प्लस के 3 नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। हिंदी मीडियम का सेपरेट बैच है, इंग्लिश मीडियम का प्लस बाईलैंग्वेज। तो आप जो है जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं तो उस बैच को, पर्टिकुलर बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि रैंक 10 रेफरल कोड का आपको यूज़ करना है। इस कोड का यूज़ करते ही आपका जो भी कोर्स फीस है उसमें 10% का डिडक्शन हो जाएगा, प्लस आपको आरती मैम के पर्सनल मेंटरशिप में पढ़ने का मौका मिलता है। अनअकैडमी प्लस जो है ये इसको कोर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की ही तैयारी ये करवाएगा, तो आपको इसमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार इसमें इनरोल हो जाएंगे तो आपका टिल इंटरव्यू तक आपकी जितनी स्ट्रैटजीज होती हैं, जितना स्टडी मटेरियल होता है, सब कुछ अनअकैडमी प्लस द्वारा प्रोवाइड करा जाएगा। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सा कोड यूज़ करना है, रैंक 10, RANK10 रैंक 10। ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो आज हम लोग का जो टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है वो क्या है, ओशियन टाइड्स के बारे में हम लोग देख लेंगे और हमारी जो महासागरीय धाराएं होती हैं, ओशियन करंट्स जिसको बोलते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जो भी बेसिक चीज़ें हैं, जो भी NCERT से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो मैं आपको उसमें एक समराइज वर्जन में आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो इसके पहले कि अगर आपने कोई भी लेक्चर नहीं देखे तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि प्लीज़ जाके देखो। उन लेक्चर्स को मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं और केवल टू द पॉइंट उसमें चीज़ें बताने की कोशिश करी है, कुछ भी इधर उधर का बताने की कोशिश नहीं करी गई है। तो मेरी कोशिश यही रही कि 11th की NCERT की जो भी लैंग्वेज है उसको जितनी सरल भाषा में आपको समझा सकूं उतना मैंने समझाने की कोशिश करी है। तो प्लीज़ उसको जाके देखें, वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेक्चर्स को देखने के बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं तो उनको ज़रूर लगाएं। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। हो सकता है कि कोई कॉन्सेप्ट जो है वो बताने में छूट गया तो मैं आपको वापस से वो बता दूंगा, या फिर कोई जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया मैं उसको दोबारा रिपीट करके समझा दूंगा, उस पर भी लेक्चर बना दूंगा सेपरेट। आपको जो भी पोर्शन जो है उसमें कठिन लगता है आप मेरे को ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं, बट उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो यार, इतनी मेहनत करती है पूरी टीम, तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए। अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो उसको भी बताइए, ठीक है ना। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक से। तो देखो, बेसिकली अभी हम लोग जान लेते हैं टाइड्स के बारे में, यानी कि ये जो टाइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, जिसको कि बोलते हैं ज्वार भाटा, ठीक है ना। तो ये ओशनिक जो टाइड्स होते हैं ये होते क्या हैं, ये कैसे बनते हैं, कैसे इनकी उत्पत्ति होती है। तो देखो, ओशियन टाइड्स बेसिकली क्या होता है, इसको समझने के लिए तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि भैया इसका सीधा सा रिलेशन होता है किससे, इसका सीधा सा रिलेशन है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल से, प्लस इसका रिलेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स से, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अभिकेंद्र बल। इसका सीधा सा रिलेशन आता है किससे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपकेंद्र बल, ठीक है। इसको आप नोट करिए, मैं देख लूँ कि ये चीज़ दिख रही है आपको कि नहीं एक बारी, ठीक। तो देखो ध्यान से, इन तीनों फोर्सेस के बारे में हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, फिजिक्स में भी, और मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स हुए हैं उसमें मैंने जहाँ पर भी इन फोर्सेस का यूज़ हुआ है तो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, या जिसको अभिकेंद्र बल कहते हैं, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल से हम लोग भली भांति परिचित हैं कि भैया जो पृथ्वी है वो क्या करती है, वो किसी भी पिंड को दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लगता है बेसिकली वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अगर उन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो जाएगा तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, उसी को नाम दे देते हैं क्या, ग्रेविटी नाम दे देते हैं, गुरुत्व नाम दे देते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, ठीक है। इसी तरीके से जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये भी कहाँ पे लगता है, ये भी लगता है केंद्र की ओर, है ना, सेंटर की तरफ लगता है। अभिकेंद्र सेंट्रीपिटल फोर्स सेम एज इट इज, ये भी कहाँ पे लगता है, ये भी केंद्र की ओर लगता है। बट सेंट्रीफ्यूगल यानी अब केंद्र की बाहर करेंगे तो अब यानी कि बाहर की तरफ जा रहा है, तो केंद्र से बाहर की ओर लगता है ये, ठीक है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगता है, केंद्र से बाहर की ओर। देखो कैसे, जैसे कोई भी एक बॉडी है, इन दोनों फोर्सेस के लिए ज़रूरी है कि बॉडी का किस मोशन में होना, सर्कुलर मोशन में होना, ठीक है ना। तो कोई भी
बॉडी सर्कुलरली मूव कर रही है, किसी वृत्ति पथ पर मूव कर रही है, तो इसमें होता क्या है कि भैया एक बॉडी पर एक बल काम करता है जिसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल। देखो होता क्या है, किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए, सर्कुलरली मूव करने के लिए उसे एक एंगुलर एक्सेलरेशन की ज़रूरत होती है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि एक जो त्वरण होता है उसकी ज़रूरत होती है। तो वो त्वरण जो होता है वो कहाँ से मिलता है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो सेंटर की तरफ होती है। तो यही त्वरण जो है ये किस टाइप का फोर्स हो जाता है, ये फोर्स हो जाता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्र बल कहाँ पे लग रहा होता है, केंद्र की तरफ लग रहा होता है, ठीक है ना, ये केंद्र की तरफ लग रहा है। कभी आप इसका एग्जाम्पल देखना है तो आप देखिए कि जब आप क्या करते हैं, एक किसी पत्थर को एक रस्सी में बांध के और ऐसे ऐसे करके आप उसको घुमाएंगे तो आप एक टेंशन फोर्स फील करेंगे अपने हाथ की तरफ। आपको उस रस्सी को, उस धागे को पकड़ के खींचे रहना पड़ता होगा। जब आप घुमा रहे हैं तो कभी इसको घुमाते समय फील करिएगा, उसको आपको खींचे रहना पड़ता है, उसको पकड़े रहना पड़ता है। इस टेंशन को ही बोलते हैं क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पे लगता है, टूवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं तो ये क्या लगता है, सेंटर से बाहर। यानी कि अगर सेंटर से बाहर की बात करें तो इस बड़े वाले एरो को देखना, तो ये क्या है, ये है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब केंद्र बल क्या होता है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जैसे आप देखते होंगे, आप किसी कार में बैठे हैं और कार अगर लेफ्ट हैंड साइड मुड़ रही है तो हम अपने ऑटोमेटिकली जो है बाहर की तरफ, जो है राइट हैंड साइड की तरफ हमारे पे एक ऐसा डमी फोर्स काम करता है जो हमें दिखता नहीं है, वर्चुअल फोर्स एक काम करता है जो हमें बाहर की ओर ढकेलता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें बैलेंस रखना पड़ता है अपने आप को, ताकि हम उधर की तरफ गिर मत जाएं, है ना। अगर वो राइट हैंड साइड मूव कर रही है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एक फोर्स जो है वो पुल करता है। तो जो हमें बाहर की तरफ पुल करते हैं फोर्सेस, वो क्या होते हैं, अब केंद्र बल होते हैं। जो अंदर की तरफ लगते हैं वो क्या होते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स होते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी पृथ्वी है हमारी, तो पृथ्वी के ऊपर क्या होता है, जैसे हमको पता है कि इसके ऊपर ही जल भी है, इसके ऊपर ही स्थल भी है, कॉन्टिनेंट और ओशनिक दोनों इसके ऊपर है। तो कभी भी अब पृथ्वी जो है वो क्या है, सूर्य के चारों ओर जो है वो वृत्ताकार पथ पर, परवलयाकार पथ पर एक मूव कर रही है। तो इस पे भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको मिलता कहाँ से, ये मिलता है सूर्य के द्वारा, जो ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ पे लगाया जा रहा होता है उसके द्वारा मिलता है। तो जो ये पृथ्वी है इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर का जो जल पोर्शन होता है, देखिए जो स्थल का पार्ट है, जो ये स्थल का पार्ट है, ये कैसा है, ये एकदम सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड का मतलब है ये रिजिड रहता है, इसका मूवमेंट नहीं होता। बट जो जल का फॉर्म, ये जो वाटर बॉडी है, ये जो वाटर है, ये कैसा है, ये मूव होता रहता है, ये डायनामिक है। तो जैसे ही ये वाटर हल्का सा ऊपर उठता है, तो ऊपर उठने का मतलब है अब पृथ्वी पे ग्रेविटेशन फोर्स उसको सेंटर की तरफ खींचेगा। तो उसके लेवल को बराबर करने के लिए तुरंत ग्रेविटेशन फोर्स को पता लग जाता है, अच्छा ये चीज़ ऊपर जा रही है, इसको खींचो, तो वाटर जो है वापस नीचे आता है। जब कोई चीज़ ज़्यादा नीचे चली आती है, जब अपने लेवल से नीचे चला जाता है, तब क्या होता है कि अब पृथ्वी लगातार घूम रही है। तो कौन सा फोर्स काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंटिन्यूअसली काम कर रहा है। तो वो देखता है अच्छा ये अब बेस पॉइंट से नीचे चली गई, तो इसको खींच के क्या करना है, ऊपर की तरफ लाना है, बाहर की तरफ लाना है। तो ये जो मूवमेंट होता है राइजिंग का, जो ये मूवमेंट है फॉल होना, प्लस जो ये मूवमेंट है राइज होना, इसी मूवमेंट को, वाटर के इसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं, ठीक है। और ये सारे मूवमेंट जो है, इसका जो कौन से इसके जो रीजन क्या है इसके बिहाइंड, वो है ग्रेविटेशन फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। देखो एनसीईआरटी में केवल एक ही फोर्स का नाम है, बट तुम्हें ये दोनों याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यही दोनों फोर्स जो है वो आपस में बैलेंसिंग का काम करते हैं। तो जो वाटर है, ध्यान से देखो, वाटर का जो मूवमेंट होता है, वाटर का मूवमेंट कैसा, वाटर का मूवमेंट, वाटर अप जाना यानी कि या उसको बोल देते हैं राइज करना, या डाउन जाना, डाउन का मतलब है फॉल करना। तो ये जो राइजिंग और फॉल है, इसी वाटर के मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइड बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, टाइड बोलते हैं। अब ये जो वाटर का मूवमेंट होता है, इसका जो रीजन है, वो रीजन क्या होता है, जो ये मून है, मून एंड सन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पे लगाते हैं, पृथ्वी पर अप्लाई करते हैं। मैंने पूरी डेफिनेशन ऐसे चार्ट के फॉर्म में लिख दी है, आप भी शॉर्टकट में जल्दी से लिखते जाओ, इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वाटर का जो मूवमेंट होता है, कैसा मूवमेंट, वाटर का ऊपर चढ़ जाना, वाटर का नीचे उतर आना, इसी चीज को हम लोग टाइड बोलते हैं। और इसका रीजन क्या होता है, ये कैसे होता है,
ये कैसे होता है? तो ये होता है कैसे, मून और सन के द्वारा जो ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई करा जाता है किस पर, पृथ्वी पर। जो ये ग्रेविटेशन फोर्स लगता है किसका, सन और मून का। इसी ग्रेविटेशन फोर्स, ये ग्रेविटेशन फोर्स खींचता है तो पृथ्वी का ग्रेविटेशन फोर्स अपनी तरफ खींचता है, तो कभी ये जो इनका ग्रेविटेशन फोर्स होगा इससे क्या होगी चीजें, ये पुल करेंगे, ठीक है ना। अब जो ये अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा ये क्या करेगा, ये इनको अपनी तरफ खींचेगा, है ना। तो ये क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये लोग अपनी तरफ पुल करेंगे। तो इसी वजह से अब लैंड तो मूव हो नहीं पाएगा, मूव क्या होगा, वाटर। तो वाटर में क्या होते हैं, बड़ी बड़ी सी लहरें, ऊंची ऊंची सी लहरें उठती हैं, तो वही चीज क्या होती है, उसी को बोलते हैं ज्वार भाटा या टाइड्स, ठीक है। इस डेफिनेशन, बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। तो ये था बेसिक जो एकदम था टाइड का, कि ओशियन जो टाइड्स होते हैं वो कैसे डेवलप होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये चीज तुम्हारी समझ में आ रही है तो आगे समझो कि देखो एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं। ये हमारा कॉन्टिनेंट है और इसमें ऐसा वाटर जो है वो ऐसा, ये कॉन्टिनेंट है ऐसा, और ये वाटर बॉडी है, ठीक है। तो वाटर बॉडी में भी क्या होता है कि कुछ लोकेशंस याद रखो। लोकेशंस कैसी, कि वाटर का जो मैक्सिमम चढ़ाव होता है, जो मैक्सिमम राइज है वो यहां तक होता है, ठीक है ना। और वाटर का जो मिनिमम है राइज है वो यहां तक होता है। तो इस चीज को बोलते क्या है, लो टाइड, और इस चीज को क्या बोलते हैं, हाई टाइड। हाई टाइड का मतलब है कि वाटर की वो हाइट जिसको वो जहां तक वाटर का मैक्सिमम राइज होता है। लो टाइड का मतलब है कि यहां तक तो राइज होता ही होता है, ठीक है ना। जब वो फॉल होना शुरू करता है तो वो यहां पर आ जाता है। इन लो टाइड और हाई टाइड के बीच का जो ये डिस्टेंस देख रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं टाइडल रेंज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइडल रेंज, यानी कि ज्वारी सीमा। तो पूछा जाएगा कि ज्वारी सीमा किसको बोलते हैं, तो हाई टाइड और लो टाइड के बीच का जो एरिया होता है उसी को हम लोग ज्वारी सीमा कह देते हैं, ठीक है ना, या टाइडल रेंज कह देते हैं। अब देखो ध्यान से, अभी हम लोगों ने देखा कि टाइडल रेंज क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ स्पेशल टाइप के टाइड्स होते हैं, वो क्या चीज़ होती है। देखो ध्यान से कि एक टाइड होता है उसको बोलते हैं एपोजी, ठीक है। एक होता है टाइड पेरिजी, एक होता है टाइड एपोजी, एक होता है पेरिजी। देखो एपोजी और पेरिजी टाइड्स क्या होते हैं। एपोजी टाइड का मतलब होता है, अब देखो जैसे एक डायग्राम से समझो कि ये है अर्थ, ठीक है। अब जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ एक इलिप्टिकल कर्व में मूव करता है। ये क्या है, ये मून है, ये चारों ओर परवलयाकार पथ में मूव कर रहा है। तो जब जो मून की पोजीशन होती है, ऐसे बना देते हैं, ये है मून। तो जब मून की पोजीशन जो है वो अर्थ से, इसकी डिस्टेंस ऐसी है। दूसरे डायग्राम को देख लेते हैं। यहाँ पर है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों तरफ एक परवलयाकार पथ है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है मून। तो एक डिस्टेंस आप ये देखो, जब जो मून है वो पृथ्वी से, जब जो मून है वो पृथ्वी से दूर होता है तो इस चीज को, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, एपोजी, ठीक है ना। और जब पृथ्वी के पास होता है, मतलब इसके जस्ट अपोजिट, तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, पेरिजी। अपोजी और पेरिजी। तो देखो जब यहां पे दूर होगा तो जाहिर सी बात है, पृथ्वी से दूर है तो जो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ मून है, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ मून, ये भी क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर क्या आएंगे, यहां पर लो टाइड्स आएंगे। जब मून पृथ्वी के ज्यादा पास है तो यहां का ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ जो मून होगा वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। तो कैसे टाइड आएंगे, हाई टाइड आएंगे। तो यानी कि बात करी जाए कि अगर बात करें इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी के टर्म्स में बात करें तो जो पेरिजी होती है इसकी इंटेंसिटी हमेशा जो एपोजी है इसकी इंटेंसिटी से ज़्यादा होती है। यहाँ पर टाइड की अगर इंटेंसिटी की बात करें तो एपोजी की जो इंटेंसिटी, एपोजी का मतलब ही है कि जो मून है वो पृथ्वी से बहुत दूर है। तो जब दूर होगा तो इसका ग्रेविटेशन फोर्स भी जो क्या लगेगा, कम हो जाएगा। ग्रेविटेशन फोर्स कम होगा तो इसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी।
तो इसी तरीके से अभी पेरिजी क्या है, इसमें मून सबसे पास होता है, तो पास होता है तो भैया क्या हो जाता है, इसकी जो इंटेंसिटी है वो कैसी हो जाती है, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इसकी ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी इंटेंसिटी जो है वो भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस टाइप के जो सिचुएशन बन जाती है तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोल देते हैं, पेरिजी या एपोजी बोल देते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों कंडीशन समझ में आ गई होंगी, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये दोनों सिचुएशन जो है वो याद रखना। अब देख लेते हैं कुछ जल्दी से टाइड्स के कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप का इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो, एक पोजीशन होती है उसको बोलते हैं सिज़िकी पोजीशन। सिज़िकी पोजीशन क्या होती है, सिज़िकी पोजीशन में क्या होता है, जो अर्थ है और जो मून है और जो सन है, ये तीनों क्या होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं। ध्यान से देखना इस चीज को, सीधी रेखा में, ठीक है ना। इनकी जो लोकेशन होती है वो कैसी होती है, वो होती है लीनियर। इनकी पोजीशन कैसी होती है, इनकी पोजीशन होती है लीनियर। कैसे, देखो एक डायग्राम से समझ लो, ये है हमारा सूरज, ठीक है, और ये है हमारी अर्थ, ये है सन। याद रखना नोटेशन से, ठीक है। अब देखो, मून की दो कंडीशन हो सकती हैं, एक तो मून यहां हो सकता है अपोजिट साइड में, एक मून हो सकता है बीच में, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये कैसे हैं, ये एक लीनियर सिचुएशन में है, तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, सिज़िकी पोजीशन बोलते हैं। देखो, जब मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में होता है तो इसी चीज को बोलते हैं क्या, इसी चीज को बोलते हैं न्यू मून। न्यू मून। जब जो मून है वो ऑपोजिट होता है तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फुल मून। लोकेशन ध्यान रखो, डायग्राम को ध्यान से देखो। मैंने कहा कि जब जो चंद्रमा है वो इन दोनों के बीच में होगा तो इसको बोलेंगे न्यू मून। जब अर्थ के पीछे है, यानी कि ये सन अर्थ मून, तो इसको बोलेंगे फुल मून, ठीक है। जब ये चीज बीच में होती है, तो अगर ये चीज बीच में है तो इस सिचुएशन का नाम हो जाता है, इसको बोलते हैं कंजंक्शन। अगर मून जो है वो ऑपोजिट साइड हो जाता है तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑपोजिशन, ठीक है। तो इस कंडीशन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइड आते हैं, क्योंकि जो सन है और मून है, देखो अब सन भी इसमें ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई कर रहा है, मून भी ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो दोनों के ग्रेविटेशन फोर्स से बहुत हाई टाइड्स आते हैं। यहां पर बहुत हाई टाइड्स आते हैं, जिनको एक स्पेशल नाम देते हैं, इनको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड, स्प्रिंग टाइड्स, ठीक है। तो स्प्रिंग टाइड कहां पर आते हैं, सिज़िकी पोजीशंस में। या अगर बात करें, ऐसे पूछा जाएगा कि जो अर्थ मून और सन जो है वो एक सीधी लाइन में होते हैं तो कौन से टाइड जनरेट होते हैं, वो टाइड जनरेट होते हैं स्प्रिंग टाइड या सिज़िकी पोजीशन या हाई टाइड्स या स्प्रिंग टाइड, इसका नाम याद रखना, ठीक है। ये एक पोजीशन हो गई। अब देखते हैं दूसरी पोजीशन। दूसरी पोजीशन में देखो, ये है सन, ठीक है, ये अर्थ है, और ऐसे बना लेते हैं यहां पे मून। तो अगर तुम देखोगे तो इन ये जो होते हैं ये राइट एंगल पोजीशन में होंगे, यानी कि 90 डिग्री में। इस चीज को, इस पोजीशन का नाम होता है क्वाड्रेचर पोजीशन। क्वाड्रेचर पोजीशन में क्या होता है कि सन, मून और अर्थ जो है, ये अर्थ है, ये क्या है, ये 90 डिग्री पोजीशन में होते हैं। तो इस टाइप से जो टाइड पृथ्वी पर बनते हैं, जल में जो राइज और फॉल होता है, उसको बोलते हैं नीप टाइड्स, NEAP, नीप टाइड्स। और ये काफी लो टाइड्स होते हैं, क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो दोनों तरफ से जो है बैलेंस हो जाता है। इधर से सन लगा रहा है, इधर से मून लगा रहा है, तो इस तरीके से बैलेंसिंग हो जाती है। तो इस टाइप के पोजीशन को क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेचर पोजीशन बोल देते हैं, ठीक है। सिज़िकी में क्या होता है, लीनियर। क्वाड्रेचर में क्या होता है, क्वाड्रेचर में होता है राइट एंगल डायरेक्शन में होते हैं सन, अर्थ और मून, ठीक है। तो ये जो कहानी थी, ये थी बेसिक थ्योरी किसकी, टाइड्स की, ठीक है ना, ज्वार भाटा की। तो अब जो है वो नया टॉपिक डिस्कस करता हूं। नया टॉपिक का नाम है ओशनिंग करेंट्स, ठीक है ना, ओशियन करेंट्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इन्हीं की हिंदी क्या होती है, महासागरीय धाराएं, ठीक है। महासागरीय धाराएं, देखो ये क्या होता है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना।
ओशनिक करंट्स या महासागरीय धाराएं क्या होती हैं? जब भी देखो वाटर की दो सिचुएशन हो सकती है, एक तो वाटर कैसा है, स्टिल है, ठहरा हुआ है, एक वाटर जो है वो मूव करता है। तो वाटर जब मूव करता है, जब वाटर जो है, ये वाटर जो है ऐसा वाटर है, ये क्या करने लगता है, ये मूव करने लग जाता है, वाटर का मूवमेंट हो जाता है, तो उसी को क्या बोल देते हैं, उसी को ऐसा बोल देते हैं कि एक वर्ड यूज होता है स्ट्रीम, स्ट्रीम ऑफ वाटर इज कॉल्ड करंट, स्ट्रीम ऑफ वाटर इज कॉल्ड करंट। तो बेसिकली ये मूव कैसे होता है, इसमें क्या जनरेट होने लग जाती हैं, इसमें जनरेट होने लग जाती हैं वेव्स, ठीक है ना। तो वाटर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लग जाता है वेव के फॉर्म में, तो उसी मूवमेंट को, उसी स्ट्रीम ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं, करंट्स बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, ये जो मूवमेंट होता है वाटर का, देखो दो चीजें जान लो कि जैसे कोई भी वाटर बॉडी होती है, ठीक है ना, कोई भी वाटर बॉडी है, मान लो ये एक ओशियन है, फॉर एग्जांपल अटलांटिक ओशियन है, तो उसमें ये पूरा पानी भरा हुआ है, ये अटलांटिक ओशियन का बेस है। तो एक तो होता है, इसको बोलते क्या है, सरफेस, सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, सरफेस। इसके थोड़ा सा अंदर जाइएगा तो यहां पर एक लेयर मिलेगी, इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब सरफेस लेवल। तो सब सरफेस लेवल का मतलब है कि सरफेस के अंदर वाली लेयर को क्या बोल रहा है, सब सरफेस बोल रहा है। इस चीज को ध्यान रखना, मैंने डायग्राम के फॉर्म में तुम्हें बता दिया है, आगे इसका यूज होने वाला है। अब देखो ध्यान से कि जो ये महासागरीय धाराएं होती हैं, इनका जो मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट के पीछे का रीजन क्या है, उस मूवमेंट के पीछे के रीजन क्या क्या होते हैं। सबसे पहला रीजन होता है, ध्यान से देखो, इंसोलेशन। इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, आई थिंक 2012 में भी, 2002 में भी कई बार यूपीएससी ने इस पे प्रश्न पूछा है ओशनिक करंट्स में। वो जो बेसिक है मैं आपको वो बता दे रहा हूं, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। इंसोलेशन। सेकंड जो फैक्टर है मूवमेंट का वो है कोरियोलिस फोर्स। थर्ड जो है इसका मूवमेंट, ये क्या है, ये है विंड्स। और विंड्स कौन सी, प्लैनेटरी विंड्स, ठीक है। विंड्स, ये प्लैनेटरी पहले लिखना, विंड्स बाद में, ठीक है। अब एक एक करके इसके जो सारे फैक्टर्स हैं उनको देख लेते हैं, देखना ध्यान से। इंसोलेशन कैसे मूवमेंट कराता है, सूर्य तब डिसाइड करेगा कि मूवमेंट कैसे होगा। देखो ओशनिक करंट्स की अगर बात करी जाए कि इसकी अगर इसकी ड्यूटी की बात करी जाए, इसकी ड्यूटी क्या होती है, इसकी ड्यूटी होती है टू बैलेंस द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। ओशनिक करंट्स की ड्यूटी होती है पूरी अर्थ का टेम्परेचर बैलेंस करना। कैसे, इक्वेटर के पास वार्म बॉडी है, वार्म वाटर है, पोल्स के पास कोल्ड बॉडी, कोल्ड वाटर, कोल्ड टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है। तो अब ये क्या करेगा, ये क्या बैलेंस कैसे करेगा कि जो कोल्ड वाटर है, अब कोल्ड वाटर कहां पर है, पोल्स के पास, उस वाटर को मूव कराएगा कहां पे, इक्वेटर की तरफ। यानी कि कोल्ड वाटर जो है वो कहां पर आ रहा है, वार्म वाटर के पास आ रहा है। तो ये क्या करेगा, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बैलेंस करेगा, सेम एज इट इज। जो वार्म वाटर है वो मूव कराएगा कहां पर, इक्वेटर की तरफ। तो यहां पर वार्म वाटर जा रहा है तो पोल्स के पास जो ठंडा वाटर है इससे रिएक्ट करेगा और वहां का टेम्परेचर मेंटेन करेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो भैया जो ओशनिक करंट्स की जो प्राइमरी ड्यूटी है, प्राइमरी फंक्शन जो है इनका, जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करना है। वो कैसे मेंटेन करना है, ये साइकिल चलती है, इक्वेटर से पोल, पोल से इक्वेटर, इक्वेटर से पोल, पोल से इक्वेटर। इस तरीके से गर्म पानी का ठंडे पानी में मिलाव करना, ठंडे पानी का गर्म पानी में मिलाव करना, ये जो ड्यूटी होती है ये किसकी होती है, ये होती है ओशनिक करंट्स की। अब देखो ध्यान से, इंसोलेशन कैसे इसमें सहायक होता है, सूर्य तब कैसे सहायक है। देखो ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री पे क्या होता है, हमको पता है कि 0 डिग्री पे सबसे हाई टेम्परेचर है। जब सबसे हाई टेम्परेचर 0 डिग्री पर है, इक्वेटर पे है, तो यहां पर जब सनलाइट पड़ रही होती है तो यहां पे वाटर भी गर्म हो रहा होता है। तो जो गर्म वाटर है, जो वाटर गर्म है वो क्या है, वाटर गर्म हो जाएगा तो क्या करेगा, गर्म चीज क्या करती है, एक्सपेंड करती है। जो गर्म चीज होगी वो क्या होगी, फैलेगी। जब गर्म चीज फैलेगी तो ये क्या हो जाएगी, ये लाइटर हो जाएगी, लाइटर हो जाएगी, ठीक है। इतनी चीज याद रखना। अगर हम लोग वही पोल्स की बात करें, पोल्स की, तो पोल्स पे क्या होता है, टेम्परेचर डाउन रहता है, तो वहां का वाटर कैसा रहता है, वहां का वाटर कैसा रहता है, हैवियर रहता है। अब देखो ध्यान से, जब वहां का वाटर हैवी होता है तो कोई भी हैवी चीज है वो क्या करेगी, वो सिंक कर जाएगी। सिंक करने का मतलब है वो
जैसे वहां पर अगर ये बात करें, ये पोल्स का वाटर है, तो पोल्स का जो वाटर है वो सिंक कर जाता है, सिंक करके नीचे की तरफ आ जाता है, क्योंकि वो हैवियर हो जाता है। हैवी होके नीचे कहां पर आएगा, देखो पोल्स में क्या है, बर्फ भी जम जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो बर्फ के नीचे जब वाटर जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जो है वाटर क्या करने लगता है, सिंक करने लगता है। सिंक कहां पे करता है, वाटर अपने नीचे की तरफ आ जाएगा, तो वाटर क्या करेगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। तो जब वाटर नीचे की तरफ चला जाएगा तो वहां पर पोल्स में ऊपर का जो गैप है, अब देखो ध्यान से, 2 बर्तन ले लो, इस तरीके से समझो कि यहां पर ऐसे अगर इसको 0 डिग्री हटा दें, यहां पर रखें 0 डिग्री और ये है 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो यहां पर जो वाटर है वो क्या हो रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है। अब नीचे की तरफ जाएगा तो वो नीचे वाले वाटर को पुश करेगा। और 0 डिग्री पे पानी कैसा है, 0 डिग्री पे पानी है गर्म, गर्म पानी एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड हो जाएगा, लाइटर हो जाएगा, तो लाइटर जो पानी है वो दूसरी तरफ जाने लगेगा। तो यहां पर जो डेंसिटी का बैलेंस आया, इम्बैलेंस, यहां पर जो डेंसिटी का इम्बैलेंस आया, तो जो लाइटर पानी है वो इस तरफ मूव करेगा और जो कोल्डर पानी है वो इस तरफ मूव करेगा। तो ये जो इस तरीके का मूवमेंट देख रहे हैं, ये मूवमेंट होने लगेगा। अब इस मूवमेंट के पीछे जो सीधा सा रीजन था वो क्या था, वो था टेम्परेचर। और टेम्परेचर का सीधा सा रीजन क्या था, वो था इंसोलेशन, यानी कि इनपुट सोलर रेडिएशन। तो गर्मी में गर्म पानी जो है वो मूव करेगा पोल्स की तरफ। क्यों मूव करेगा, क्योंकि वो लाइटर है, वो बढ़ता चला जाएगा, एक्सपेंड करता चला जाएगा। और जो कोल्डर रीजन है वहां का पानी हैवियर होके वो सिंक कर जाएगा, सिंक करके एक सब सरफेस लेवल तक आएगा और वहां से क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा, क्योंकि ऊपर तो आइस जम जाएगी, ठीक है। तो यहां पे मूव करने लगेगा इक्वेटर की तरफ। तो इस तरीके से देखा आपने, मूवमेंट होता है क्या, ओशनिक करंट्स का, कैसे वार्म वाटर जाता है कोल्ड रीजन में, कोल्ड वाटर आता है वार्म रीजन में, ठीक है। तो ये इंसोलेशन हमने देख लिया। जब आपको इंसोलेशन समझ में आ गया है तो देखिए ध्यान से, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। अब ये जो पृथ्वी है हमारी, तो पृथ्वी क्या होती है, लगातार मूव कर रही है, लगातार रोटेट कर रही है, तो उसमें एक फोर्स काम करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स। तो हम लोगों ने जब टाइप ऑफ विंड्स पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि विंड का डायरेक्शन कायदे से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एकदम सीधा होना चाहिए। बट ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स क्या होता है कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करें, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, विंड की डायरेक्शन कहां हो जाती है, ये क्लॉकवाइज मूव कर जाती हैं। अगर सदर्न हेमिस्फेयर की बात करेंगे तो विंड की डायरेक्शन कहां हो जाती है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाती हैं। तो अब देखो, जो वाटर है कायदे से उसको इक्वेटर से पोल पे या पोल से इक्वेटर में सीधे आना चाहिए, बट वो सीधे नहीं आता। वो क्या होता है, अब धरती तो लगातार मूव कर रही है, तो मूव करते करते कोरियोलिस फोर्स काम कर रहा है। तो जैसे ही ये मूवमेंट होता है, जैसे ही पृथ्वी मूव करती है, वैसे ही क्या होता है, जब पोल्स का पानी इक्वेटर की तरफ आता है तो वो सीधे ना आके क्या होता है, अपने राइट हैंड साइड मूव कर जाता है। तो अब एक काम करिएगा, वर्ल्ड का मैप देखिएगा, उसमें ओशनिक करंट्स में जब वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स आप देखेंगे तो उनका आप देखिएगा, जो भी उत्तरी गोलार्ध में जो जल धाराएं होंगी तो वो हमेशा ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी। क्यों, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स काम कर रहा है, सीधे नहीं आ पाती हैं। तो इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप देखेंगे तो जब यहाँ की जो जल धाराएं हैं कहां पे, दक्षिणी गोलार्ध की, तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगी, ठीक है। तो ये चीज आप देख भी सकते हैं। तो ये इस तरीके से कोरियोलिस फोर्स जो है वो ओशनिक करंट की डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। सेम एज इट इज जो विंड्स हैं, विंड्स क्या करती हैं, विंड्स भी, अब देखो अगर विंड जो है वही पानी को लेकर दूसरी तरफ जाएगी, ठीक है, तो अब विंड का ही डायरेक्शन कौन डिसाइड कर रहा है, कोरियोलिस फोर्स। विंड खुद ही सीधे नहीं चलती है, विंड खुद टिल्ट हो जाती है। तो जब वो टिल्ट हो जा रही है, उसकी डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो जो अपनी तरफ पानी को पुश कर रही है उसमें भी चेंजेस आ जाएंगे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि क्या होता है, कोस्टल लाइन का इसमें बहुत फर्क पड़ता है। कोस्टल लाइन का मतलब क्या है, अब तुम देखोगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर में, तो यहां पर क्या होता है, जैसे कंट्री है, जैसे इंडिया है, तो इंडिया की कोस्टल लाइन आपने देखी होगी इस तरीके से है, ऐसा वी शेप बनाती है। तो अगर कोई भी जल धारा होती है तो उसको कायदे से सीधे आना चाहिए, बट क्या होता है, बीच में कोई कोस्टल लाइन पड़ गई तो वो क्या करेगी, इस कोस्टल लाइन के किनारे किनारे मूव कर जाएगी। तो यानी कि कोस्टल लाइन भी जो है वो जल धारा की डायरेक्शन को जो है वो चेंज कर देती है, ठीक है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट थे, ये सारे रीजन थे किस चीज के, ये सारे रीजन थे कि भैया जो ओशनिक करंट्स होती हैं उनका डायरेक्शन किस तरीके से चेंज होता है, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। जो हम लोगों ने टाइड्स पढ़े और जो ओशनिक करंट्स पढ़े, तो ये उसका जो था वो बेसिक था। तो इसको घर पे पढ़िएगा और पढ़ाई करते रहिए घर पे। और वीडियोस को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके पहुंचाइए, ठीक है। और जो भी आपकी क्वेरी है वो ज़रूर पूछिए हमसे, ठीक है। बाकी आई होप 11th की जो ये वाला बुक थी वो
मोस्टली कंप्लीट हो चुकी है। अब लास्ट के जो 2 टॉपिक हैं वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, तो देखता हूँ उसमें क्या करना है। ठीक है, इन्वायरमेंट में वैसे भी आपने पढ़ ही लिए होंगे वो सारे टॉपिक्स। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। घर पर रहिए, स्टे सेफ और जय हिंद।